ओके, तो विवेक ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोला है। विवेक थोड़ा अनम्यूट करना यार, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, अनम्यूट करो थोड़ा। ये सर मतलब ये क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया है। तुमको मतलब कैसे समझ में आएगा? तुम चीजें याद ही नहीं रखते हो। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अगर मैंने तुमको अभी के अभी पिछले एक्सरसाइज के एक सिमिलर क्वेश्चन उठा के दिखा दिया ना, तो तुम्हें शर्म फील होनी चाहिए। रुको, यहीं पे तुम्हें दिखाता हूँ। जरा इस क्वेश्चन को देखो। ये जो क्वेश्चन है ना, डॉक्टर और लॉयर वाला, जिसको मैंने 3-4 बार बता दिया, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ 4 डॉक्टर है और 8 लॉयर है। हमको 6 लोगों को सिलेक्ट करना है, जिसमें कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। वहां पे बोला हुआ है कि हमारे सामने 8 दवाइयां रखी हुई हैं, जिनमें से 4 दवाइयां ऐसी है जिनको हम हमेशा रखेंगे अपने पास। तो टोटल 6 दवाइयां कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो ना, चीजों को अगर रिलेट नहीं कर पाओगे ना विवेक, पढ़ाई छोड़ दो। बोर्ड का एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा। ये तो जेई में बहुत दूर की बात है। एकदम एकदम मतलब डिट्टो सेम क्वेश्चन है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो जिसने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो सबसे पहले सर्कुलर परमुटेशन का तो क्वेश्चन है ही नहीं, एक सिंपल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सर ठीक है, लेकिन मतलब मेरा क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है हमको तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम? यार एक बात बताओ, वहां पे कोई चाइनीज में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? उसका लैंग्वेज बहुत सिंपल है। आई थिंक, क्या बताओ तो क्वेश्चन पढ़ के क्या समझे हो? सर हम लिखे हैं कि मेडिसिन बॉक्स कंटेन ए डिफरेंट मेडिसिन। आप उसकी इंग्लिश मत बताओ, बताओ कि वो इंग्लिश पढ़ने के बाद आप समझे क्या हो। Syam is very conscious about his health and hence carry different medicine every time he travels. Medicine box contain 8 different medicine. मतलब श्याम जो है अपना हेल्थ में बहुत कॉन्शियस है, जो कि अपना ये हेल्थ के लिए जाता है, जिसमें 8 मेडिसिन बॉक्स कंटेन है, आउट ऑफ विच ऑलवेज कैरीज 4 पार्टिकुलर मेडिसिन। मतलब 4 पार्टिकुलर मेडिसिन 8 में से ले रहा है, मतलब पर्टिकुलर का सिलेक्ट कर रहा मतलब है। क्या होता है? मतलब कि 8 डिफरेंट ये क्या बोलते हैं, डिफरेंट बॉक्स में से जो 8 पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? मेरा सवाल सुनो और जवाब दो, कुछ भी मत बको। सिलेक्शन। पर्टिकुलर का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? मतलब चार क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट चार आपके डिफरेंट सामने डिफरेंट ना 8 मेडिसिन रखे गए थे। ये क्या होता है कि मतलब वही चीजों को नहीं याद रखोगे तो नहीं होता सॉल्व, ठीक है? अगर आपको ये क्वेश्चन, अरे ऊपर लिखा भी है कॉम्बिनेशन, ये तो इसमें सर्कुलर परमुटेशन है ही नहीं, सीधा साधा कह रहा है कि आपके सामने 8 मेडिसिन रखे हुए हैं। 8 मेडिसिन में से आपको 6 मेडिसिन उठाना है, लेकिन कोई भी 6 नहीं उठाना है। आप 8 में से 4 मेडिसिन ऐसे हैं, पर्टिकुलर मतलब कोई ऐसे मेडिसिन, मान लो ABCD मेडिसिन का मैंने नाम दे दिया, ABCDEFGH। तो इन 8 मेडिसिन में से 4 मेडिसिन ऐसे हैं जिनको आप हमेशा रखोगे अपने साथ। तो मान लो कि इन्हीं 4 को हम हमेशा रखेंगे। तो हमको लेकिन टोटल 6 मेडिसिन लेना है। तो 6 में से 4 तो सिलेक्ट हो चुका, तो बाकी 4 में से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 4। बाकी 4 में से 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जब टोटल 8 है और 8 में से 6 उठाना है, तो उस 6 में से 4 का पहले से पता है कि वो 6 में मेरे को ABCD तो रखना ही रखना है। तो बाकी जो EFGH बचा, उसमें से मेरे को कितना रखना पड़ेगा फिर? दो दो और दो करना रखना होगा। पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4C2 था। ठीक है सर। अब ये बताओ, क्या ये उस टाइप का सवाल था? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा ना बस चीजों को यही ना थोड़ा हम देखो, नहीं समझ एक पाए थे। एक्सक्यूज देना बंद करो। वो चीज नहीं होती यहाँ पे, ठीक है? अगर पीछे वाले एक्सरसाइज के जैसा, मतलब अगर थोड़ा भी हट के क्वेश्चन होता ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिले ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखो। वो होता है ना कि जो मैंने पढ़ाया है वो चीज तुम्हें याद ही नहीं रहती, तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? पीछे मैं अभी तुम्हें फाइल दिखाऊंगा ना, जब कॉम्बिनेशन शुरू किया था तो वहां पे भी क्लास थी, उसमें भी बताया हुआ है। अब हो जाएगा सर। 4C2 कैलकुलेट करना तो हो ही जाएगा। अब वो भी कैलकुलेट करना पड़ गया तो पढ़ाई क्या करोगे?
थोड़ा सा मतलब कि बी रिस्पॉन्सिबल एवरीवन। अब वो बच्चों वाला हालत नहीं रह सकता ना। अगर हम 2-3 क्लास पहले की चीज अगर हमें याद नहीं रह रही है, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज 6 महीने के बाद आपको कहीं ना कहीं 10-12 चैप्टर्स की चीजों को याद रखना पड़ेगा। नाउ श्रेया कह रही है कि सर्कुलर अरेंजमेंट का फर्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। वो देखो वहां पे पीएमसी लेक्चर 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में सर्कुलर परमुटेशन लिखा हुआ है। पीएमसी लेक्चर 9 ब्रैकेट में सर्कुलर परमुटेशन लिखा हुआ है, इट्स अपलोडेड। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन है जहां पे लोगों को दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कुछ लड़के बैठे हुए थे एक सर्कल पे अलग अलग पॉइंट्स में, जहां पे कहा गया है कि ईच पॉसिबल पेयर ऑफ पर्संस हु आर नॉट एडजेसेंट सिंग अ 3 मिनट सॉन्ग वन आफ्टर अनदर। तो कुछ लोग ईच पॉसिबल पेयर ऑफ पर्सन, पॉसिबल पेयर में पेयर का मतलब होता है दो लोग। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन है जहां पे मान लो यहाँ पे बैठा हूं मैं, तो ये मेरे दो नेबर्स हो गए। अब यहाँ पे बाकी लोग बैठे हुए, ठीक है, बाकी लोग बैठे हुए, तो ये N1 हो गया नेबर 1, ये हो गया N2 नेबर 2। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ लोग सर्कल पे बैठे हुए थे, ठीक है, और दो लोग मिलके गाना गा रहे हैं 3 मिनट के लिए। लेकिन जो दो लोगों का केस बन रहा है, तो मेरा जो पेयर बनेगा उसमें ना ही N1 आएगा ना ही N2 आएगा, बाकी सारे लोग आएंगे। और इस तरीके के जितने भी पेयर बन सकते हैं, इस तरीके के जितने भी पेयर बन सकते हैं, उन सारे पेयर ने मिलाकर 1 घंटा गाना गाया है। अब सिंपल सा सवाल है स्टूडेंट कि अगर एक पेयर 3 मिनट के लिए गाना गाएगा और क्वेश्चन के मुताबिक सारे पेयर्स ने कुल मिलाकर 1 घंटे के लिए गाना गाया है, तो क्या आप नंबर ऑफ पेयर्स बता सकते हो? टाइम टेकन पर पेयर इज इक्वल टू 3 मिनट्स। 3 मिनट लगा है एक पेयर को टाइम मिला है, ठीक है। टोटल टाइम बाय ऑल पेयर्स, ये टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 60 मिनट्स। 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स। तो आई थिंक सबको यहाँ पे बता सकते हो, देयरफॉर नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? ऐसे कितने पेयर बने होंगे जिन्होंने 3-3 मिनट का गाना गाया है? तो नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएगा 60/3, 20 पेयर्स। मतलब कि टोटल कितने पेयर्स बने हैं? 20 पेयर्स बने हैं। टोटल 20 पेयर्स बने हैं। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये 20 पेयर्स में हम हर पेयर में दो लोग ले रहे हैं। तो अगर आप उस पेयर के एक बंदे हो, तो आपके दोनों अगल बगल में, मतलब दो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो सबसे पहला बंदा है, नेबर जो है, वो आपके पेयर में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट क्या यहाँ पे कुछ डायगोनल वाला लॉजिक लगेगा क्या? बिकॉज अब अगर मैं वहां पे खड़ा हूं, तो मेरा पेयर इसके साथ एक्सेप्टेबल है, इसके साथ एक्सेप्टेबल है, इसके साथ एक्सेप्टेबल है, इसके साथ एक्सेप्टेबल है, इसके साथ एक्सेप्टेबल है। इन सारे लोगों के साथ मेरा पेयर एक्सेप्टेबल है या नहीं है? बताओ। अगर क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि मेरा पेयर किस किस के साथ बनेगा, तो बेसिकली जो मेरा पेयर बनेगा वो N1 और N2 को छोड़कर बाकी जितने लोग भी सर्कल पे बैठे थे, वो हर एक बंदे के साथ पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा?
वो हर एक बंदे के साथ पेयर बनेगा। और अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ तो सिमिलर चीज हम डायगोनल में भी करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि डायगोनल का डेफिनेशन मैंने क्या पूछा था, अगर आपको याद हो, तो डायगोनल वो चीज होती है जो एक सर्कल पे या एक पॉलीगन में आप जब दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, है ना। तो जब आप दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो उस केस में डायगोनल जैसा सिचुएशन बनता है। तो अगर हम यहां पे ये लेट करें, अगर हम यहां पे ये लेट करें कि लेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू x, देयरफॉर क्योंकि स्टूडेंट्स एक पेयर बनाने में हमको दो लोगों की जरूरत है, तो हम यहाँ पे NC2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन n में से कोई भी दो लोगों का एक पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला लॉजिक चल रहा है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला याद कीजिए, n इंटू n माइनस 3/2, ये होता था आपका। तो इस केस में जितने डायगोनल बनेंगे, इस केस में उतने पेयर बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। क्या ये लाइन जो अभी मैंने लिखा समझ में आया है जिन जिन लोगों को डाउट था इसमें? ये लाइन क्या आप लोगों को समझ में आया है जिन जिन लोगों को डाउट हुआ है इधर? ठीक है, तो ये लॉजिक अगर हम वहां पे चमक गया ना, तो बस क्वेश्चन डन है। बिकॉज हमारे जितने डायगोनल्स बन सकते हैं वही यहाँ पे उतने पेयर्स हैं। इसका मतलब n इंटू n माइनस 3/2 आप 20 के इक्वल करोगे और यहां से n का वैल्यू आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट, अब चैट में पूछा है किसी ने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रैंडफादर, 5 सन्स एंड डॉटर्स। अब 5 सन्स एंड डॉटर्स, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि 5 बेटे और 5 बेटियां हैं। बेटे और बेटियां मिलाकर टोटल 5 है। ठीक है, एंड 8 ग्रैंड चिल्ड्रन, दे आर टू बी सीटेड इन अ रो फॉर डिनर। तो पहला इंफॉर्मेशन है कि एक ग्रैंडफादर है, 5 सन एंड डॉटर है एंड 8 ग्रैंड चिल्ड्रन है। हम इनको एक रो का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करोगे, लीनियर अरेंजमेंट होगा। अब इसमें ऐसा दिया है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, दे विश टू ऑक्यूपाई द 4 सीट्स एट ईच एंड, and the grandfather refuses to have a grandchild on either side of him. So in how many ways can the family sit? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, टोटल एक ग्रैंड चिल्ड्रन है, टोटल कितने लोग हो गए? टोटल एक ग्रैंडफादर है, 5 सन एंड डॉटर है और 8 ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो 14 लोग हो गए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ भी, अभी आपको समझाने के लिए 14 डैशेस दे देता हूँ। ये 14 डैशेस दे देता हूँ। अब सिचुएशन समझो, ये यहाँ पे ना याद रखो, इसमें कोई सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहला परमुटेशन है सिंपल। अब इधर में क्वेश्चन ने कहा था कि आपके जो 8 ग्रैंड चिल्ड्रन है वो 4 सीट ऑक्यूपाई करेंगे ईच एंड पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे जीसी आएगा। जीसी मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे। तो जीसी जो आपका ग्रैंड चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट्स है, 8 ग्रैंड चिल्ड्रन। टोटल कितने तरीके से बैठ सकेंगे? 8 फैक्टोरियल वेज में बैठ पाएंगे कि नहीं? टेल मी यस और नो। क्वेश्चन ने बोल दिया था कि 14 लोग जो है एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे, जिसमें जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो एंड पे बैठेंगे।
मतलब कि स्टार्टिंग के 4 और आखिरी के 4 सीटों पे हमारे 8 ग्रैंड चिल्ड्रन बैठेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे सामने 8 सीटें हैं और उन 8 सीटों पे कौन बैठने वाला है? तो उन 8 सीटों पे हमारे 8 ग्रैंड चिल्ड्रन बैठेंगे। कितने तरीके से बैठ सकते हैं? तो 8 फैक्टोरियल बेस में बैठेंगे, राइट? ये हो गया डन। नेक्स्ट, अब दूसरा कंडीशन था कि जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंडफादर अपने दोनों एंड पे वो नहीं चाहते, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं चाहते, ठीक है? ग्रैंडफादर दोनों एंड पे ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं चाहते। इसका मतलब है, देखो, अगर ग्रैंडफादर यहां पे बैठा देते हो, ग्रैंडफादर को अगर आप ग्रैंडफादर को यहां पे बैठा देते हो तो उसके एक एंड में ग्रैंड चिल्ड्रन आएगा, दूसरे एंड में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे एंड में तो बीच में सन एंड डॉटर बैठेंगे ना, तो ग्रैंडफादर को यहां नहीं बैठाया जा सकता। सिमिलरली, क्या ग्रैंडफादर को यहां बैठाया जा सकता है? बताइए, क्या ग्रैंडफादर को यहां बैठाया जा सकता है? नहीं बैठाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अब अगर ग्रैंडफादर यहां देख रहे होंगे तो उनके राइट में तो ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन उनके जस्ट लेफ्ट में ग्रैंड चिल्ड्रन होगा। तो कंडीशन के हिसाब से ग्रैंडफादर यहां भी नहीं बैठना चाहते। तो फिर ग्रैंडफादर के लिए कितने ऑप्शन हैं? ये बताओ, ग्रैंडफादर यहां बैठ सकते हैं क्या? ग्रैंडफादर यहां बैठ सकते हैं? ग्रैंडफादर यहां पे बैठ सकते हैं? यहां पे, यहां पे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना? बिकॉज अगर वो यहां पे बैठेंगे तो यहाँ कोई सन एंड डॉटर आएगा, यहाँ पे भी कोई सन एंड डॉटर आएगा। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे देखूं तो यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, तो यहाँ इनमें से कहीं भी एक जगह पे ग्रैंडफादर आ सकता है। तो ग्रैंडफादर के लिए फिर कितने ऑप्शन है जीएफ के लिए? तो जीएफ के लिए, यहाँ ग्रैंडफादर के लिए हमारे पास हो गए 4 वेज। अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल नहीं लिखोगे। 4 फैक्टोरियल हम कब लिखते हैं? जब हमारे पास 4 लोगों के लिए 4 जगह हो और सबको बैठाना है, तब 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। लेकिन अभी तो 4 जगह है लेकिन आदमी एक है, तो कहोगे कि 4p1 लगेगा वहां पे, 4p1, ठीक है? अच्छा, तो गाइज हमने किस किस को सिटिंग करवा दी? हमने ग्रैंड चिल्ड्रन का अरेंजमेंट करवा दिया, हमने ग्रैंडफादर का अरेंजमेंट करवा दिया। अब कौन बचा? सन एंड डॉटर बचे हैं कि नहीं बचे हैं? सन एंड डॉटर बचे हैं। तो मान लीजिए कि ग्रैंडफादर को आपने ये वाला जगह दे दिया, तो सन एंड डॉटर के लिए फिर कितना ऑप्शन बचा है? तो यहाँ पे एसडी आ सकता है, 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 यहाँ पे एसडी आ सकता है। तो फिर कितने जगह बचेंगे सन एंड डॉटर के लिए? 5 जगह बचेंगे कि नहीं? सन एंड डॉटर के लिए 5 जगह बचेंगे। और कितने हैं सन एंड डॉटर? वो भी 5 है। तो 5 लोगों को 5 जगह में कितने तरीके से अरेंज करवा सकते हो? 5 फैक्टोरियल बेस में करवाओगे कि नहीं? करवाओगे, राइट? तो फाइनली अब आपको तीनों काम करवाना है। आपको ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बैठाना है, ग्रैंडफादर को भी बैठाना है, सन एंड डॉटर को भी बैठाना है। तो हर चीज के बीच में एंड आ रहा है, और अगर हर चीज के बीच में एंड आ रहा है तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लेंगे, यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से 8 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, डन क्या? कोई डाउट है किसी को यहाँ सॉल्यूशन में? किसी तरीके का डाउट है तो प्लीज पूछिए। बट आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करना था। साक्षी कह रही है बट सर आंसर नहीं आया है।
साक्षी फिर तो आपने कैलकुलेशन एरर किया है, टॉपिक खत्म है। और अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है तो फिर पीछे की गलत होगा, क्योंकि आंसर तो इसका यही होने वाला है। मृगंक और हर्ष कह भी रहा है कि आंसर आ गया है सर। चलो, सो आंसर में फॉर्मेट दूसरा है। चलो देखते हैं फिर ऑप्शंस क्या है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। साक्षी करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। हो सकता है कि वहां पे ऑप्शंस कुछ उस फॉर्म में दिए गए हैं। अमन भी कह रहा है आंसर सही है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में कह रहा है, अच्छा 4 वैसे आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिमिलर क्वेश्चन जेई में आया हुआ था, ठीक है। अब टीचर गोज फॉर अ पिकनिक एग्जैक्टली वंस विथ ईच यूनिक सेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो एक टीचर है जो कि अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 3-3 के जितने अलग अलग पेयर बन सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 3-3 के जितने भी अलग सेट बन सकते हैं, उन हर एक सेट के साथ वो पिकनिक पे गई है, ठीक है। लॉजिक पहला लाइन तो ये समझ जाओ सब कोई, कि जैसे मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, तो 10 स्टूडेंट्स में से 3-3 के कितने पेयर बन सकते हैं? 10C3। तो 10C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी ना। हाँ 120, तो सॉरी 120, हाँ 120 हो जाएगी। तो 10C3 की वैल्यू अगर 120 हो गई, मतलब कि 10 लोगों में से 3-3 के कितने यूनिक पेयर बन सकते हैं? 120 यूनिक पेयर बन सकते हैं। और ये टीचर क्या कर रही है, वो हर एक 120 मतलब हर एक पेयर के सेट के साथ वो पिकनिक पे गई है। तो मतलब टीचर कितनी बार पिकनिक पे गई होगी? टीचर पिकनिक पे गई होगी 120 बार, क्योंकि 120 सेट बन रहे थे। तो ये है फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ टाइम्स द टीचर गोज फॉर अ पिकनिक, कितनी बार टीचर पिकनिक पे गई है, तो वो तो अभी हमने देख लिया, 120 एग्जांपल लिया है जो, इज 84 मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टूडेंट गोज फॉर द पिकनिक। अब ये वाला जो लैंग्वेज है, यहां पे बहुत लोग फंसे हैं, बहुत, है ना। द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टूडेंट गोज फॉर अ पिकनिक, अब आप यहां पे खुद को समझो, खुद को इमेजिन करो। तो मेरा पहला सवाल है, अगर आप इस क्लास के एक स्टूडेंट हो, तो क्या आप पिकनिक सिर्फ एक बार गए हो? क्या आप पिकनिक सिर्फ एक बार गए हो? सोच के बताइए। नहीं, यही चीज गड़बड़ हो जाएगा। यस मधुरेंद्र, रिपीटिशन होगा थोड़ा। विवांशु पंकज कह रहा है हाँ। मेरा सवाल नहीं सुने फिर। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इस क्लास के, क्या वो सिर्फ एक बार पिकनिक जा रहे होंगे? इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक बार पिकनिक जा रहा होगा या एक से ज्यादा बार जा रहा होगा? मैं सेट की बात नहीं कर रहा। मान लो कि अगर आप इस क्लास के एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और जो टीचर है वो उन क्लास के जैसे 10 स्टूडेंट थे, तो 10 के 3-3 के कितने पेयर्स बनते? 120 पेयर बनते। तो जो टीचर है वो 120 अलग अलग पेयर्स के साथ, 120 अलग अलग सेट के साथ वो गई है पिकनिक पे। तो मेरा सवाल है कि क्या उन 120 अटेम्प्ट्स जो टोटल पिकनिक्स हुए हैं, उसमें आप एक ही बार गए होगे? नहीं ना, मोर देन वंस होगा कि नहीं होगा? एक से ज्यादा तो डेफिनेटली होगा। ये तो लॉजिक समझ में आ रहा है आप सबको? एक छोटा सा एग्जांपल के लिए, मान लो 4 ही लोग थे, मान लो 4 ही लोग थे ABCD, तो टीचर किस किस के साथ पिकनिक पे गई होगी? तो पहला 3 का सेट एक बनेगा ABC, दूसरा सेट बनेगा ABD, तीसरा सेट बनेगा BCD, है कि नहीं? तो टीचर के पास टोटल कितने केसेस बन रहे होंगे? तो वो केसेस बन रहे होंगे
ABC, ABD, BCD एंड ACD। तो ये देखो, अगर सिर्फ 4 लोग थे और टीचर उन 4 में से कोई भी 3 लोगों का यूनिक सेट के साथ अगर पिकनिक पे जा रही है तो कितने सेट बनते हैं? तो आंसर है 4C3। पहले मैं अगर पूछूं कि कितने सेट बनेंगे तो 4 में से 3 के कितने सेट बन सकते हैं? 4C3। 4C3 की वैल्यू 4 होगी। वो 4 आपके सामने है, ABC, ABD, BCD, ACD। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है, मैं ये पूछ रहा था कि इसमें कोई भी एक स्टूडेंट क्या सिर्फ एक बार पिकनिक जाएगा? आंसर इज नो। यहीं पे देख लो, यहां पे देखो तो ए यहां भी आया है, यहां भी आया है, यहां भी आया है। तो ए पिकनिक कितनी बार गया है? 3 बार गया है। अच्छा, बी पिकनिक पे कितनी बार गया है? बी पिकनिक पे गया है 2 बार, सॉरी, बी भी 3 बार गया है। सी कितनी बार गया है? तो सी भी 3 बार गया है, एंड सिमिलरली डी भी 3 बार गया है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टूडेंट गोज फॉर द पिकनिक, इसमें ये आपको पुट करना है कि एक स्टूडेंट पिकनिक कितनी बार गया होगा, एक स्टूडेंट पिकनिक कितनी बार गया होगा। तो जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा हुआ है, इस पर मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, टीचर कितनी बार पिकनिक पे गई होगी? आंसर बताओ, टीचर पिकनिक पे कितनी बार गई होगी? मेरा सवाल है, टीचर पिकनिक पे कितनी बार गई होगी? करेक्ट, आदित्य, मधुरेंद्र, विवांशु, आदर्श, आरजू, साक्षी, मृगंक, विवेक, 4 बार गई होगी कि नहीं? अंशु सही है, मानस सही है, पलक करेक्ट है, अमन करेक्ट है, 4 बार गई होगी, राइट? 4 बार क्यों? क्योंकि जितने भी अलग अलग सेट बने हैं वो हर एक सेट के साथ पिकनिक पे जा रही है। तो कोई भी यहाँ पे टीचर टोटल सारे पॉसिबल सेट्स के साथ पिकनिक पे जा रही है। लेकिन यहाँ कोई भी अगर मैंने एक स्टूडेंट को उठाया, मान लो ए, तो ए पिकनिक पे कितनी बार गया है? ए पिकनिक पे कितनी बार गया है? इट्स वेरी क्लियर ना, 3 बार। ए पिकनिक पे गया है 3 बार, राइट? अब मैं आपसे अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं, एक छोटा सा सवाल पूछूं कि मान लो हमें नहीं पता कितने लोग हैं, हमें नहीं पता क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है n, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है n। तो A1, A2, A3, A4 कॉमा डॉट 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 से लेके AN, कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे फिर ये n स्टूडेंट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? फिर ये n स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब जरा खुद सोचो, क्योंकि एक्चुअल में तो इस क्वेश्चन में 4 लोग तो नहीं गए थे ना, इस क्वेश्चन में 4 लोग तो नहीं गए थे, इस क्वेश्चन में n लोग गए हैं। तो अगर मैं यहां से किसी भी एक स्टूडेंट को उठाता हूं, मान लो मैंने A1 को उठाया, अगर मैंने इसमें से A1 को उठाया एंड अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ A1 पिकनिक पे कितनी बार गया होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सोचिए, अगर मेरे पास A1, A2, A3, A4 से लेके AN तक के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जितने भी 3-3 के सेट बने हैं यूनिक, वो सारे लोग पिकनिक पे गए हैं। तो सवाल ये है कि A1 पिकनिक पे कितनी बार गया है? A1 उनमें से एक स्टूडेंट A1 पिकनिक पे कितनी बार गया है? यस आदर्श? सर जैसे इससे पहले वाले केस में 4 लोग जा रहे थे पिकनिक पे, तो सर उसमें हर स्टूडेंट 3 बार गया है, तो इसमें भी सर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स से 1 कम होगा। नहीं, ऐसा बोलना सही नहीं होगा, बिकॉज आप 5 का ही केस लोगे तो शायद वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगी। ओके सर। ठीक है, ये जैसे हम लोग 4 के केस के ऊपर हम सीधे आंसर पे नहीं पहुंच सकते, हमको 1-2 और केसेस लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों का चैट में आंसर आ रहा है। हर्ष कह रहा है n-1, पंकज कह रहा है n-1, आरजू कह रहा है NC-A1। सबके आंसर्स अभी फिलहाल मुझे गलत दिख रहे हैं।
सबके आंसर्स मुझे गलत दिख रहे हैं। आप लोग गलती क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि सर आपने जो ग्रीन कलर वाला एग्जांपल लिखा उसमें 4 लोग था तो हर एक बंदा 3 बार जा रहा है ना, आपने ये वाला हिसाब रखा। बट ऐसे लॉजिक पे मत आया करिए, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आप एक काम कर सकते हो, खुद से 5 लोगों का सेट बना सकते हो, खुद से ABCDE लिखो और आप 3-3 के पेयर बना के देख सकते हो। वहां पे क्लियरली आपको 9 बार नहीं आएगा, छोड़ो, मतलब क्लियरली 9 केसेस नहीं आएंगे वहां पे, ठीक है। क्यों नहीं आएंगे 9 केसेस, मैं आपको 2 केसेस ऐसे लिख के दिखाता हूँ। ABCDE में से, ठीक है, ABCDE में से मैं 5C3, 5 में से 3-3 के कितने यूनिक सेट बनेंगे, 5C3 मतलब 10 केसेस। और आपके हिसाब से फिर वहां पे A कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 9 केसेस। लेकिन ये बताओ BCD एक, उसमें BCD बनेगा एक केस, BCD में A आया क्या, नहीं आया। BCE बनेगा एक केस, उसमें A आया क्या, नहीं आया। BDE बनेगा एक केस, उसमें A आया क्या, नहीं आया, ठीक है। CDE बना एक केस, उसमें A आया क्या, नहीं आया। तो क्या देख पा रहे हो कि A तो 4-4 केसेस में नहीं आया, तो 10 में से तो 4 केसेस ऐसे ही दिख गए हम लोग को जहां पे A नहीं आ रहा है। तो पॉइंट थोड़ी सी गलती हो रही है आप लोगों से। आप ये बताओ, लॉजिक सुनो अभी मेरा, ठीक है, लॉजिक सुनो। मैं कह रहा हूं कि अगर n बच्चे हैं, उनमें से अगर मैं एक हूं, तो मुझे हटाकर बचे n-1। अब उस n-1 में से जितने 2-2 के यूनिक पेयर्स बनेंगे, n-1 बच्चे जो रिमेनिंग है, उनमें से 2-2 लोगों के जितने भी अलग अलग पेयर्स बनेंगे, उसमें मैं घुस जाऊंगा तो 3-3 के यूनिक सेट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 3-3 के यूनिक सेट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे, राइट। हाँ, हेलो, मधुरेंद्र ने हैंड रेस किया था, राइट। हाँ मधुरेंद्र, बोलिए। सर यहाँ पे n×n-3/n होगा ना, ये इसका आंसर जो पूछे कि A1 कितनी बार गया होगा पिकनिक पे। नहीं, ठीक है। आप जो कह रहे हो n×n-1/n अगर कह रहे हो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सर n×n-3/n। नहीं, अगर आप n×n-3/n कर रहे हो तो भी n कैंसिल हो गया, तो n-3 कह रहे हो, गलती हो रही है वहां पे। ओके सर। हाँ, सुनिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर क्लास में, जैसे ये ग्रीन वाले एग्जांपल को देखो ना, ग्रीन वाले एग्जांपल को देखो, मुझे जानना था कि एक कितनी बार पिकनिक पे जाएगा, तो मुझे ये देखना है कि जो 3-3 का सेट बनेगा उसमें ए तो हमेशा आएगा, जो 3-3 का सेट बनेगा उसमें ए तो हमेशा आएगा। तो बचे कितने लोग, 3 लोग। कौन कौन बचे, बी बचा, सी बचा, डी बचा। अब इस 3 लोगों में से 2-2 के जितने भी पेयर्स बनेंगे, उन सारे पेयर्स में अगर मैं ए को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे 3-3 के पेयर्स बन जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-2 के कितने पेयर बनेंगे, तो आपका जवाब आएगा कि सर एक BC बनेगा, एक BD बनेगा और एक CD बनेगा, राइट, यही बोलोगे। और उन सारे पेयर्स में हमने ए को जोड़ दिया, तो ए के पॉसिबल केसेस बन गए कि नहीं, जरा देखो यहाँ पे ग्रीन कलर और ये ब्लू कलर वाला मैच करो। पहला उधर ग्रीन कलर में ABC दिख रहा है, दूसरा ABD दिख रहा है, तीसरा ACD दिख रहा है। यहाँ पे भी ABC, ABD और ACD बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। यस आरजू, परफेक्ट, आदित्य करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इस एग्जांपल में 4 में से हम ये जानना चाहते थे कि ए कितनी बार पिकनिक पे जाएगा, तो हमने ए को साइड किया, ए को मिलाकर टोटल 3 लोग पिकनिक पे जाएंगे। अब अगर हमने ए को फिक्स कर दिया है, तो जो बाकी लोग थे इस एग्जांपल में, जो 3 लोग बचे थे BCD में से कोई भी 2 लोगों का पेयर उठाया,
उसको ए के साथ मिलाकर यही 3 लोग जो है वो पिकनिक पे जाएंगे, राइट। इस लॉजिक से अब अगर मैंने बोला कि हमारे पास n लोग हैं, तो n लोगों में से A1 कितनी बार पिकनिक पे जाएगा? तो A1 जाएगा, बाकी जो n-1 स्टूडेंट है, क्योंकि n बच्चों में से A1 को फिक्स कर दिया, तो बाकी जो n-1 बच्चे हैं, उन n-1 बच्चों में से 2 लोगों के जितने भी पेयर बनेंगे, 2 लोगों के जितने भी यूनिक पेयर बनेंगे, उन सारे यूनिक पेयर को A1 के साथ मिलाओगे तो 3-3 के यूनिक सेट बनेंगे, और वो सारे सेट कहां पे जाएंगे? पिकनिक पे जाएंगे। तो अल्टीमेटली A1 पिकनिक पे कितनी बार जा रहे हैं? जितने अलग अलग पेयर बना सकते हैं हम 2 लोगों के फ्रॉम द रिमेनिंग n-1 पीपल। So that is why the answer comes out to be n-1 C2. n-1 C2 आंसर मतलब कि A1 कितनी बार पिकनिक पे जाएगा? तो n-1 C2 टाइम्स पिकनिक पे जाएगा। n-1 कैसे आया? क्योंकि अगर A1 को अलग कर दिया तो बचे n-1 लोग, और जो बचे n-1 है उनमें से 2 के कितने पेयर बनेंगे? तो n-1 C2 पेयर बनेंगे। तो जितने भी 2-2 के पेयर बने, उन सारे लोगों के साथ A1 पिकनिक पे जाएगा, है कि नहीं? तो क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यहां पे भी देख सकते हो 3C2, 3 लोग थे, 3 में से 2-2 के पेयर बने, कितने? 3C2 पेयर्स बने। 3C2 का वैल्यू 3 होता है, और देखो ये 3 अलग अलग केसेस में जा रहा है पिकनिक पे। तो क्या ये n-1 C2 का लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? n-1 C2 का लॉजिक समझ में आया है? ठीक है, ओके, चलो चैट में यस आ रहे हैं। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं फिर, ठीक है, तब आके इसके अब सॉल्यूशन को लिखते हैं। सो हम यहां पे करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी n। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को n माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टीचर कितनी बार पिकनिक पे जाएगा? तो टीचर पिकनिक पे जाएगा NC3 बार, क्योंकि n स्टूडेंट्स है, उसमें से 3-3 के जितने भी केसेस बनेंगे, उन सारे केसेस में वो टीचर जो है पिकनिक पे जाएगा। और एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट कितनी बार पिकनिक पे जाएगा? तो एक स्टूडेंट जाएगा n-1 C2 टाइम्स, है कि नहीं? n-1 C2 टाइम्स बनेगा। तो फाइनली क्वेश्चन ने ये कहा था कि टीचर जितनी बार पिकनिक पे जाएगा, वो जो नंबर है वो एक स्टूडेंट के पिकनिक जाने के नंबर से 84 ज्यादा है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि नंबर ऑफ टाइम्स टीचर गोज टू द पिकनिक इज 84 मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टूडेंट गोज टू द पिकनिक। इसका मतलब है कि NC3 की जो वैल्यू है वो n-1 C2 से 84 ज्यादा होगी। तो बस हो गया इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है n, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, so I hope this solution is now clear to everyone. कोई डाउट किसी को किसी तरीके का? ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक पर्सन ने एक आउटकम 20 मैचेस के आउटकम को प्रेडिक्ट कर रहा है, और उसके प्रेडिक्शन में ईच मैच कैन रिजल्ट आइदर इन अ विन और लॉस और टाई फॉर द होम टीम। इसका मतलब है कि हर एक मैच जो है उसमें या तो जीतना होगा या हारना होगा या टाई होगा। तो सवाल ये है
कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन मेक द प्रेडिक्शन सो दैट एग्जैक्टली 10 प्रेडिक्शंस आर करेक्ट। तो बेसिकली यहां पे एक सिचुएशन दिया है। सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि 20 के 20 मैचेस में आपने प्रेडिक्शन किया था, जिसमें से 10 मैचेस में आपका प्रेडिक्शन सही निकला। ठीक है, आपने जो बोला वही हुआ, जैसे अपना मानस करता है। तो सवाल ये है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जिसमें उसने प्रेडिक्शन किया है। ठीक है, तो ये देखो 10 टोटल 20 मैचेस थे। अब 20 में से उसके 10 में प्रेडिक्शन सही हुए, लेकिन कौन से 10 में सही हुए ये पता है क्या? ये हमको पता नहीं है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि 20 में से अच्छा मैं ना इसको यहीं पे लिख रहा हूं, तो आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना। ये आपको सॉल्यूशन फाइल में नहीं दिखेगा। ठीक है, जो मैं फाइल अपलोड करूंगा उसमें नहीं दिखेगा। ओके, मैं इसका सॉल्यूशन यही लिख रहा हूं। तो समझो पहले बात को। यहां पे कहा है कि अगर आप 20 मैचेस का प्रेडिक्शन कर रहे हो जिसमें एग्जैक्टली 10 सही निकल गए, तो बाकी के 10 गलत निकले कि नहीं? तो यहां पे जो सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन में आपके 10 मैचेस का प्रेडिक्शन करेक्ट है, 10 मैचेस का प्रेडिक्शन करेक्ट है, एंड 10 मैचेस का प्रेडिक्शन गलत है। अब प्रेडिक्शन गलत कैसे होगा? हो सकता था आपने बोला कि ये वाला मैच जीतेगा और या तो वो मैच हार गए या फिर मैच ड्रॉ हो गया। तो दोनों केसेस में प्रेडिक्शन जो है वो गलत निकल कर आ गया। दोनों केसेस में प्रेडिक्शन गलत निकल कर आ गया। आई बात समझ में? तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि सिचुएशन में टोटल 10 मैचेस थे। ठीक है, सिचुएशन दिया था जहां पे 10 मैचेस का प्रेडिक्शन करना है, 20 मैचेस का प्रेडिक्शन करना है, जिसमें 10 सही हुए 10 गलत हुए। अब कौन से 10 सही हुए कौन सा 10 गलत हुआ ये कैसे पता? ये तो नहीं पता। तो हम लेते हैं पहले 20C10। ठीक है, कोई भी एक केस ले लो, कोई भी, मान लो इस केस से शुरू करते हैं। इस केस से शुरू करते हैं। तो 10 मैचेस का जो प्रेडिक्शन गलत हुआ, तो मान लो 20C10 मतलब 20 मैचेस में से ये 10 मैचेस वाले केसेस। अब इसमें आपने हर एक मैच में जो प्रेडिक्शन किया वो गलत निकल गया। तो बताओ आपका प्रेडिक्शन किसी मैच में आपने या बोला होगा या तो जीतेगा या हारेगा या टाई होगा। ठीक है, मानस एक बार अनम्यूट करना है इस क्वेश्चन में। मानस? यस सर। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं कि मान लो कि कल के मैच में आपने प्रेडिक्शन किया कि इंडिया हारेगी। ठीक है, और तो आपका प्रेडिक्शन सही कितने तरीके से हो सकता है? सिर्फ एक तरीका? यस सर, या जीतेगा या फिर हारेगा। नहीं, मतलब अभी 3 सिचुएशन है, या तो जीतेगा या हारेगा या टाई होगा। तो आपने बोला कि कल का मैच जीतेगा, तो आपके सही कितने तरीके से हो सकते हो आप? एक ही तरीके से। इस तरीके से। यस सर। लेकिन गलत कितने तरीके से हो सकते हो? 3 वेज। 3 वेज कैसे? अरे सर, प्रेडिक्ट ये ड्रॉ भी तो हो सकता है ना, और ये हार भी सकता ना। 2 वेज, 2 वेज, सॉरी सर। 2 वेज, राइट। क्योंकि आपने बोला है कि वो कल का मैच जीतेगा, लेकिन अगर कल का मैच वो हार गया या टाई हो गया, तो इन दोनों केसेस में आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 10 मैचेस में मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ है और हर मैच में प्रेडिक्शन गलत होने के 2 तरीके हैं, तो 10 मैचेस में प्रेडिक्शन गलत होने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2 to the power 10 होगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि हर मैच में 2 तरीके से गलत हो रहा है, तो पहला में भी गलत, दूसरा में भी गलत, तीसरा में भी गलत, चौथे में भी गलत। तो 2 into 2 कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे? 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे। तो 20C10 में मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स ये बोला कि 20 में से 10 के जो अलग अलग केसेस हैं,
उसमें से कोई भी एक केस उठाया तो उसमें गलत कितने तरीके से हो सकते हो, 2 to the power 10 तरीके से गलत हो सकते हो। ठीक है, 2 to the power 10 तरीके से गलत हो सकते हो। तो अब आपके पास कितने बचे, अब आपके पास बचे 10 मैचेस, है ना। और उन 10 मैचेस में आपका प्रेडिक्शन सही कितने तरीके से हो सकता है, तो प्रेडिक्शन सही सिर्फ एक ही तरीके से होगा कि आपने बोला कि गेम जीतोगे और वो गेम जीत गए। तो अगर आपके 10 मैचेस में प्रेडिक्शन सही हुआ तो उसके टोटल केसेस क्या बनेंगे, उसके टोटल केसेस बनेंगे 1 to the power 10। ठीक है, उसके केसेस बनेंगे 1 to the power 10। क्लियर। अगर मैं यहां से शुरू करता, यस हर्ष। सर बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस जो कि करेक्ट हुए हैं, मतलब वेज में, और ऐसा टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा है in which he can make the prediction so that exactly 10 predictions are correct। तो टोटल नंबर ऑफ वेज in which he can make the prediction, अब जो प्रेडिक्शन वो मेक कर रहा है वो टोटल कितने प्रेडिक्शन मैच मेक कर रहा है, 10 नहीं कर रहा है ना, वो तो 20 कर रहा है ना। तो क्वेश्चन ने आपको एक सिचुएशन दिया है कि अगर आप 20 मैचेस का प्रेडिक्शन कर रहे हो तो कितने तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो जिसमें आपका 10 मैचेस का प्रेडिक्शन सही निकला है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि 10 में सही निकला है, मतलब बाकी 10 में आपके प्रेडिक्शन फिर क्या हुए हैं, गलत हुए, राइट। तो मैंने इसको कैसे अप्रोच किया, मैंने बोला है कि अब कौन से 10 मैचेस में सही हुआ ये तो हमको नहीं पता, तो हमको सारे केसेस को काउंट करना पड़ेगा। तो 20 से 10 मैचेस के कितने केसेस बन सकते हैं, 20 से 10 केसेस बन सकते हैं। तो 20 से 10 केसेस में से प्रेडिक्शन गलत होने के कितने आसार है, 2 to the power 10। तो हर एक केस में 2 to the power 10, तो इसलिए 10 मैचेस जहां पे मेरा प्रेडिक्शन गलत होगा वो बनेगा 20C10 into 2 to the power 10। तो जब 20C10 में से कोई भी एक केस निकाला जिसमें प्रेडिक्शन गलत है तो बचा हुआ केस में मेरा प्रेडिक्शन सही है। और प्रेडिक्शन सही होने के कितने केसेस हैं, कितने चांसेस है, एक 1 to the power 10। ओके सर। सर तो इसका 20C10 into 1 to the power 10 होगा, कौन सा, मतलब जो ये क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका आंसर 20C10 into 1 to the power 10 होना चाहिए। नहीं, 20C10 into 2 to the power 10 होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्वेश्चन आपका जो सिचुएशन है उसमें एंड आ रहा है, 10 मैचेस का प्रेडिक्शन सही एंड 10 मैचेस का प्रेडिक्शन गलत। तो अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 10C10 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 to the power 10 भी 1 ही होती है, तो यहाँ पे 1 into 20C10 2 to the power 10। तो फाइनली 20C10 2 to the power 10 आंसर बन रहा है। क्या ये स्टेट समझ में आ गया? समझ में आ गया स्टूडेंट्स ये? तो जिसको भी डाउट है वो जल्दी से लिख ले, इसको जल्दी से लिख ले। ठीक है, आई होप डन। अभी नहीं लिखोगे तो फिर रिकॉर्डिंग से जाके देख के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड करता हूँ, एंड कर रहा हूँ, आई मीन रब कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट आया है 6 का थर्ड। सिक्स का थर्ड में कह रहा है कि 5 रिप्रेजेंटेटिव है अलग अलग कंट्री से, पूछ रहा है कि आप उसको कितने तरीके से बैठा सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू कैमरा प्लेस्ड इन द रूम टू रिकॉर्ड द कॉन्फ्रेंस। अब यार ये वाला जो सवाल है, जब आपको सर्कुलर टेबल में बैठाना है लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू कोई ऑब्जेक्ट दे देता है तो फिर ये चीज आपको याद रखनी होगी। कहाँ गया, बुक में लिखा हुआ है, ये रहा, अरेंजमेंट विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा भी अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं
तो कैमरा वहां पे तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो इसलिए हमारा आंसर उस केस में क्या आने वाला है, हमारा आंसर उस केस में 5, अगर 5 रिप्रेजेंटेटिव है तो 5 फैक्टोरियल का आंसर होगा। ठीक है, तो 6 का थर्ड का आंसर 5 फैक्टोरियल ही होगा। विवेक ने बोला है 9 का 2, साक्षी ने बोला है 7, हर्ष ने बोला है 8। साक्षी ये वाला क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुआ जरा बताना, लीनियर के जैसा ही तो क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व किया बताओ थोड़ा। सर अराउंड द टेबल, मतलब अगर टेबल है तो सर सर्कल भी तो हो सकता है ना, मतलब जिसको हम ऐसे ट्रीट किया ना जैसे कि सर आप सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ रहे थे, इसलिए सर सही बात है, राउंड टेबल है तो सर्कुलर परम्यूटेशन लगेगा। हाँ तो सर 2 को अरेंज करना, पर सर कैसे, सर वही नहीं आया। आप ये बताओ मेरे को, एक पहले सवाल का जवाब दो जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया हुआ है। अगर ठीक। मुझे 7 लोगों को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना था तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। और अगर मैंने उसमें कंडीशन दे दिया कि 2 पर्टिकुलर लोग ऐसे होंगे, उन 7 में 2 लोग हैं x और y, मैं कह रहा हूं कि वो x और y हमेशा साथ में रहना चाहते हैं, उस केस में आंसर क्या होता था? तो सर 1 मिनट। बाकी लोग भी, जिनको भी अगर 7 में डाउट है, आप मुझे ये बताएं कि वो 7 लोगों को अगर स्ट्रेट लाइन में बैठाना है जिसमें x और y आते हैं, तो ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें x और y साथ में रहेंगे? सेवन और 1 को 6, तो हो जाएगा 7 into 1 into 6, 6 फैक्टोरियल into 7, 6 फैक्टोरियल into 7। गलत। 6 सर फैक्टोरियल क्योंकि into सर सेकंड पोजीशन सर फिक्स कर दिए ना, मतलब अगर साथ में सुनो सुनो सुनो, 6 फैक्टोरियल into 7 मतलब कितना हो गया जानते हो? 7 फैक्टोरियल हो गया। ओ सॉरी, अब 7 फैक्टोरियल तो तब होता है जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने तो आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि वो सिर्फ वही केसेस बताने हैं जहां पे x और y साथ में होंगे। मृगंक सही है, आदित्य सही है। सर 5 फैक्टोरियल। गलत। तो साक्षी आप एक काम करो, वो जो पहला सेकंड क्लास था ना हमारा परमुटेशन वाला, पहले ना एक क्वेश्चन को उधर जाके सीख लो। अगर वो क्वेश्चन तुम्हें याद हो गया तो इस क्वेश्चन में तुमको रत्ती भर का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पीछे की चीज नहीं पता तो ये समझाना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ मानस सही है। मृगंक ने पूछा है 7 का सेकंड, तो मृगंक अब 7 का अगर आपको 7 अभी जो आंसर आपने किया, ठीक है, तो मैंने बोला कि x और y साथ में रहना चाहिए, तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया मृगंक 6 फैक्टोरियल इंटू 2, राइट? 6 फैक्टोरियल इंटू 2। तो मृगंक टोटल केसेस कितने थे? टोटल थे 7 फैक्टोरियल केसेस। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040। तो ये 5040 केसेस में से 5040 केसेस में से 6 फैक्टोरियल इंटू 2 अगर करेंगे तो ये बन रहा है 1440 केसेस। तो 5040 केसेस में से 1440 केसेस वो है जहां पे x और y साथ में है। तो बाकी के रिमेनिंग में क्या होगा? बाकी के रिमेनिंग केसेस में क्या होगा फिर? ठीक है, तो रिमेनिंग मेथड करोगे तो रिमेनिंग में x और y साथ में नहीं होंगे। मृगंक कह रहा है कि सर अगर गैप मेथड लगाएंगे तो क्या होगा? मृगंक यहाँ पे गैप मेथड लगाना गलती हो जाएगी। क्यों? गैप वाले में तो ऐसा करना होगा मृगंक आपको कि जो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो पहले हमको 5 लोगों को बैठा देना होगा। 5 लोगों को सर्कुलर में कितने तरीके से बैठा सकते हो? 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हो।
और जब आपने 5 लोगों को बैठा दिया तो अब गैप्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5, 5 गैप्स बनेंगे। इन 5 गैप्स में से आपको 2 गैप्स में अरेंज करना होगा, तो 4 फैक्टोरियल इंटू ये होना चाहिए। फिर ये आ रहा था आपका आंसर। हाँ विवेक। सर यहाँ पे जो 5p2 की है, हम ऐसे नहीं, जैसे इसमें बोला है कि नेवर नेवर पर्टिकुलर पर्सन, मतलब दो को टुगेदर नहीं करना है। हम्म तो पहले तो 5 बैठाएंगे, हम्म तो मेरे पास 5 गैप बन रहा है, मतलब 5 हम्म। पहले बैठा दिए, तो जिसमें 5 बैठाएंगे अगर राउंड सर्कल पर, तो 4 फैक्टोरियल होगा। हाँ तो वही लिखा है मैंने। हाँ, उसके बाद फिर सर मेरे पास 5 गैप बन रहा है, तो 5 गैप में से 2 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 2 को नेवर टुगेदर है, हाँ। तो 5c2। फिर उसके बाद सर ये, फिर सर इसके बाद से ये जो 2 नेवर टुगेदर है वो भी तो 2 बार अरेंज हो सकेगा 2 फैक्टोरियल से। हाँ तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर मेरा आंसर आ जा रहा है। तो 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल ही तो 5p2 होता है ना। अच्छा हाँ, मतलब कैलकुलेट नहीं किए हैं। कैलकुलेट की बात ही नहीं है। एनसीआर छोटा सा फॉर्मूला होता था, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एनपीआर होता है। हाँ सर ठीक है। तो मृगंक इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा, इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यस आदर्श। सर मैंने वो तरीका नहीं यूज किया है सर, हम सर्कल बना के, हाँ और सर पहले वाले को बैठने का तो एक ही तरीका होगा, और दूसरे वाले को हम 4 वेज होगा ना, क्योंकि वन के अगर एक को बैठा देते हैं तो उसके अगल बगल का 2 प्लेसेस छोड़ के बाकी जगह पे बैठा सकते हैं, तो सर उसका 4 वेज होगा, बाकी का वैसे ही 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा बाकी में। गलत है लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन किस पे है? एक्स और वाई पे है। सर ऐसे आंसर आ गया लेकिन मेरा। नहीं नहीं, वो आंसर आ गया इस केस में, बट लॉजिक गलत है। वो तो कैलकुलेशन है ना। अब आपको भी पता है कि 4 फैक्टोरियल क्या कहते हैं, मान लो जैसे 4 फैक्टोरियल 24 होता है। अब आपने 6 फैक्टोरियल को किसी 30 से अगर डिवाइड कर दिया मान लो, तो वो भी आपका 4 फैक्टोरियल ही लेके आएगा, ठीक है। बट लॉजिक गलत हो रहा है। एक लॉजिक इसका क्या है जो हर्ष ने किया है, कि 7 फैक्टोरियल को राउंड टेबल में अरेंज करने के कितने केसेस होंगे? 6 फैक्टोरियल केसेस होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कि हम 2 लोगों को बांध देंगे, एक्स मानेंगे उनको, तो 5 और ये एक बंदे 6 को राउंड टेबल में अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल केसेस होंगे, और दोनों अपने बीच में अरेंज हो सकता है, इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल तो 7 लोगों को सर्कुलर टेबल में बनाने के टोटल पॉसिबल केसेस है। इस क्वेश्चन का आंसर है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो टोटल केसेस में से इसको माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग होगा ये आपका रिमेनिंग में आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल है, और यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल इंटू 2, दोनों में 5 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4। तो आपका यही आंसर आ रहा है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे दिस वाज द आंसर, बट लॉजिक वाज गलत, ओके। चलो फिर स्टूडेंट्स, इट्स 1:15, आई विल हैव टू एंड द क्लास एंड आई विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो, ओके। 1:15 हो गया, पता ही नहीं चला। एंड करके मेरे को 12th की क्लास शुरू करनी है। चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।
जाऊंगा, डी लग जाता हूँ। हाँ?